नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रॉकेट फोर्स की तरफ से है। अभी तक भारत के लिए चाइना की रॉकेट फोर्स एक बहुत ही मेजर चैलेंज बना हुआ था, जिसको काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से अभी अपनी खुद की रॉकेट फोर्स को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से और हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से भी लॉन्ग रेंज रॉकेट्स को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से भी पिनाका सीरीज की दो नए वेरिएंट को भी डेवलप करने की बात कंफर्म किया गया था, जिनका स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर तक होने वाला है। इसके बाद अभी कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से भी लगभग 350 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले रॉकेट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी जो ऑपरेशनल मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की एक्चुअल रेंज है वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक ही होने वाली है और गाइडेड पिनाका अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है, जबकि सेम टाइम पर चाइना के रॉकेट फोर्स में जो रॉकेट्स वगैरह मौजूद हैं ये 400 किलोमीटर के आसपास है, उससे ज़्यादा दूरी तक भी स्ट्राइक कर सकते हैं। और अभी चाइना की तरफ से सेम तरीके की वेपन को पाकिस्तान को भी दिया जा रहा है और रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से अपनी फतेह 2 रॉकेट का टेस्ट किया गया था, जिसकी स्ट्राइक रेंज क्लेम के मुताबिक 400 किलोमीटर तक होने वाली है। और ये रॉकेट दरअसल चाइनीज ऑरिजिन A300 सीरीज की रॉकेट का एक पाकिस्तानी वेरिएंट है, जिसको पाकिस्तान अभी अपना इंडिजिनस रॉकेट बुला रहा है। और अभी पाकिस्तान के पास फतेह सीरीज की 2 रॉकेट मौजूद है, जिसमें से एक का रेंज 140 किलोमीटर, दूसरे का रेंज 400 किलोमीटर होने वाला है। और इनको काउंटर करने के लिए फिलहाल भारत के पास कोई एक्टिव सिस्टम मौजूद नहीं है और ना ही हमारी जो इन डेवलपमेंट रॉकेट सिस्टम है वो इनकी रेंज को मैच करने वाला है। तो ये अभी पाकिस्तान को एक मेजर एडवांटेजेस को दिला सकता है। हालांकि इसको काउंटर करने के लिए अलग अलग तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर फतेह 2 कैटेगरी की कोई भी वेपन की बात करें तो फिलहाल वो हमारे पास मौजूद नहीं है। अगला अपडेट तापस रुस्तम 2 यूएवी की तरफ से है। इसी साल की शुरुआत में ये बात कंफर्म किया गया था कि रुस्तम 2 यूएवी की लगभग सभी टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी से इसको आर्मी या एयरफोर्स में इंडक्ट करना शुरू किया जाएगा। और ये बात लगभग तय हो चुका था कि अभी इसे हमारी सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन फिर अचानक से इसकी टेस्टिंग के दौरान ये क्रैश हो गया था और फिर उसके बाद इसकी इंडक्शन प्रोसेस को होल्ड पर रखने की बात सामने आई थी और बताया गया था कि जब तक इसकी क्रैश की वजह पता नहीं चलता है तब तक इसको सर्विस में इंडक्ट नहीं किया जाएगा। और फिर कुछ दिन बाद ये बात सामने आया कि अभी रुस्तम 2 की वेट को भी थोड़ा कम करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से इसको सर्विस में शामिल करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन अभी एक जानी मानी डिफेंस जर्नलिस्ट अनंत कृष्ण जी का यह कहना है कि रिसेंटली हुई क्रैश की वजह से रुस्तम 2 प्रोग्राम में वापस बैकफुट में जा चुका है और अभी ये ठीक से बताया नहीं जा सकता है कि इसको कब तक सर्विस में शामिल करने के लिए क्लियर किया जाएगा, क्योंकि अभी टेस्टिंग के दौरान ये बात बताया गया है कि अभी ये जो ड्रोन है ये अपनी प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को हासिल नहीं कर पा रहा है और ये आर्मी या एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं हो रहा है। और ये सिलसिला काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। जब भी अपनी डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज में पहुंचने वाला होता है तब अचानक से इसमें कोई हादसा हो जाता है और ये प्रोग्राम बैकफुट में चला जाता है और इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। अभी जो भी कुछ अपडेट मिल रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि रुस्तम 2 का फ्यूचर अभी कुछ सही रास्ते में नहीं जा रहा है और बदले में अभी आर्चर एनजी प्रोग्राम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जो कि हमारा एक आर्म्ड यूएवी होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह कि फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी रुस्तम 2 के लिए फंड्स को एलोकेट करना जारी रखा जा रहा है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि इसकी डेवलपमेंट को भी फर्दर जारी रखा जाने वाला है। अगला अपडेट एरियल टैंकर को लेके, जिनको मिड एयर रिफिल एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। फिलहाल भारत के पास अभी ऐसे 6 एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि IL-78 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है। लेकिन एयरक्राफ्ट की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी रेट है, जो कि 50% से कम पाया जाता है, जिस वजह से ये इंडियन एयरफोर्स की कंप्लीट डिमांड को पूरा नहीं कर पाते। और वैसे भी इंडियन एयरफोर्स के एक्चुअल साइज के हिसाब से हमको मिनिमम 12 से 18 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, एरियल टैंकर की ज़रूरत है। तो इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एडिशनल 6 एरियल टैंकर को खरीदने का फैसला किया गया था, जिसके लिए अभी बोइंग से 767 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनको बाद में एचएएल की तरफ से MRTT यानी कि मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कन्फिगरेशन में मॉडिफाई किया जाएगा और खाली एरियल टैंकर में कन्वर्ट करने के बदले MRTT यानी कि मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इनको कन्वर्ट करने की वजह से एक और फायदा ये होगा कि इनको ज़रूरत पड़ने पर टैंकर के अलावा कार्गो ट्रांसपोर्टेशन रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अभी एचएएल को इन बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को MRTT कन्फिगरेशन में कन्वर्ट करने के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से मदद किया जाएगा, लेकिन फिर भी इनको एक्वायर करने में हमको थोड़ा वक्त लगने वाला है, जिस वजह से अभी हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी फ्रांस से एक A330
MRTT एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसको शायद 2024 में ही लीज पर लिया जाएगा और इसकी लीजिंग पीरियड को भी ज़रूरत पड़ने पर 3 साल तक एक्सटेंड करने की बात भी की गई है। A330 बेस्ड टैंकर या MRTT एयरक्राफ्ट एक बहुत ही वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट रहे जो कि एक वाइड वैरायटी के एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर सकते हैं, जिसमें हमारे सुखोई से लेकर जगह जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। तो ये इंडियन एयरफोर्स की लगभग सभी एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर पाएगा। सेम एयरक्राफ्ट को कुछ साल पहले भी इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया गया था, लेकिन प्राइस की वजह से तब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से A330 एयरक्राफ्ट को अपनी टैंकर के तौर पर एक्वायर नहीं किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।